Hello everyone, welcome to online classes students. हम लोग जो लेसन कर रहे हैं वो लेसन है बुक ज्योग्राफी NCERT और लेसन जो चल रहा है उसका नाम है इंडस्ट्री। और जो आप आज पार्ट देख रहे हैं वीडियो वो है पार्ट नंबर 2, ठीक है। इट मीन्स इंडस्ट्री का लेसन हम लोगों ने पहले स्टार्ट कर दिया है और उसमें पार्ट 1 बन चुका है, ठीक है। आज आप पार्ट 2 देख रहे हैं और चलिए आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने जो वीडियो देखी थी उसमें हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा था और इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं उनमें कितने टाइप की इंडस्ट्रीज़ होती हैं, ठीक है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। इंडस्ट्रीज़ जो हैं रॉ मटेरियल बेस्ड, ठीक है, और अलग अलग तरीके के टाइप्स थे इनके। एक बार रिवीजन भी कर लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। देखिए आप, ठीक है, इसमें देखिए हम लोगों ने कल पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़, रॉ मटेरियल्स और साइज़ के बेस पे और ऑनरशिप के बेस पर 3 टाइप की इंडस्ट्रीज़ होती हैं, राइट, ठीक है। अच्छा चलिए, खैर इसके लिए आपको प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेगी। आगे हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज, और जो हमारा नया टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। यानी कि जो हमारी इंडस्ट्री होगी उस इंडस्ट्री की लोकेशन पर कौन कौन सी बातें असर डालने वाली हैं, राइट। अच्छा, किन बातों का असर होता है किसी भी फैक्ट्री की, किसी भी इंडस्ट्री की लोकेशन, कैसी लोकेशन है वहाँ की, ठीक है ना। अब आइए देखते हैं, बात करते हैं इस बारे में, स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा टॉपिक आज हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। देखिए, द फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज आर द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, लैंड, वाटर, लेबर, पावर, कैपिटल, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट। यानी कि क्या मतलब हुआ बात का, यानी कि किसी भी इंडस्ट्री की जो लोकेशन होती है वो निम्नलिखित यानी कि इन बातों पर की उपलब्धता पर निर्भर होती है। किन बातों की पर निर्भर होती है, उनकी उपलब्धता पर निर्भर होती है। अवेलेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग थिंग्स। अब कौन कौन सी वो चीज़ें हैं, एक तो रॉ मटेरियल, लैंड, ठीक है, आप समझ गए। देखिए, अगर रॉ मटेरियल सपोज कीजिए हमें एक कपड़ा बनाने वाली कंपनी लगानी है, ठीक है, हम कपड़ा बनाने वाली कंपनी लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, तो कपड़ा बनाने वाली कंपनी सपोज करिए हम लोग लगा रहे हैं, हमने लगा दिया उसको लद्दाख में, तो वहाँ पर हमें क्या प्रॉब्लम आने वाली है, कॉटन क्लोथ्स की पहली बात तो नंबर 1 कि वहाँ पे कॉटन अवेलेबल नहीं हो पाएगी। उसके लिए कॉटन को आपको गुजरात, राजस्थान के इलाकों से ट्रांसपोर्ट करके लाना पड़ेगा, तो रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी नहीं है। लैंड, चलिए ठीक है, हो सकता है लैंड की अवेलेबिलिटी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। वाटर में थोड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि लद्दाख अपने आप में क्या इलाका है, डेजर्ट इलाका है, ठीक है, कोल्ड डेजर्ट कहते हैं लद्दाख को। अच्छा, लेबर, चलिए ठीक है, लेबर अवेलेबल हो जाएगी। पावर, बिजली भी हो सकता है अवेलेबल हो जाए। कैपिटल माने पूंजी, अवेलेबल हो जाए। ट्रांसपोर्ट, अब ट्रांसपोर्ट एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्यों, क्योंकि ट्रेन्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, ठीक है। अच्छा, रोड्स में बहुत ज़्यादा पहाड़ियों से घूम करके जाना पड़ेगा, तो अगर आपको अब बड़ा बिजनेस करना है तो उसके लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छी चाहिए ताकि आप सामान को जल्द से जल्दी अपने कस्टमर, अपने क्लाइंट तक पहुंचा सकें। तो कहने का मतलब, अच्छा, उसके बाद मार्केट। अब मार्केट तो अब वहाँ पर क्या है, पॉपुलेशन बहुत ही विरल है और वहाँ पर कॉटन के कपड़े, क्योंकि वेदर कैसा रहता है, ठंडा वेदर रहता है, तो वूलन के कपड़े तो वहाँ पे पहनते हैं बट कॉटन के थोड़ी पहनते हैं, तो उसकी मार्केट नहीं मिलेगी आपको। तो कुल मिलाकर के अब आप देखोगे, अगर मैंने आपको एग्जांपल दिया, हम लद्दाख में सेटअप कर रहे हैं अपनी कपड़ा बनाने वाली, शर्ट बनाने वाली, कॉटन की शर्ट बनाने वाली कंपनी, तो देखिए अब प्रॉब्लम्स कितनी आ रही है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें ये चाहिए, ऐसी जगह चाहिए जहाँ पर हमारा काम आसानी से चल जाए। अब जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि राजस्थान में, ठीक है, भीलवाड़ा नाम की एक जगह है, राजस्थान के अंदर भीलवाड़ा नाम की एक बहुत फेमस जगह है। अच्छा, वहाँ पर धागे बनाने वाली बहुत सारी कंपनियाँ काम करती हैं। अब रीज़न क्या है, उसके पीछे रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि वहाँ पर जो कॉटन की अवेलेबिलिटी है, कपास, वो आपका महाराष्ट्र
और आपका गुजरात और राजस्थान, ये स्टेट लगे हुए हैं जहाँ पर प्रोडक्शन हो जाता है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से इजीली अवेलेबल हो जाएगा, कॉटन अवेलेबल हो जाएगा इजीली, ठीक है। अच्छा, बाकी ट्रांसपोर्टेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। प्लेन इलाका है, ट्रेन की इजीली अवेलेबिलिटी है, फ्लाइट्स की अवेलेबिलिटी है, ठीक है। और रोड तो खैर बहुत अच्छी हैं, रोड्स की कंडीशंस तो बहुत ही अच्छी हैं वहाँ पर। तो मेन दिक्कत ये थी, और मार्केट क्योंकि आसपास में पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं, ठीक है, तो वहाँ पर इजीली, क्योंकि डब ट्रांसपोर्ट है तो भले चाहे वहाँ पर कम पॉपुलेशन भी हो, ठीक है। वैसे तो कॉटन के कपड़े वहाँ पर सभी पहनते हैं क्योंकि गर्म इलाका है बहुत ज़्यादा, तो कॉटन के कपड़े 12 महीने बिकते हैं, ठीक है। दिसंबर के महीने में भी कॉटन की शर्ट पहनी जा सकती है, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती, सर्दी नहीं होती, तो मार्केट भी इजीली अवेलेबल हो गई। अब आप समझ गए ना कि कौन कौन से फैक्टर्स काम करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। इंडस्ट्रीज आर सिचुएटेड where some or all of these factors are easily available। इंडस्ट्रीज वहां पर सिचुएटेड होती हैं जहां पर ये सभी बातें आसानी से उपलब्ध हो जाएं। आगे समझ में, मैंने आपको एग्जांपल भीलवाड़ा का दे दिया और मैंने आपको एग्जांपल लद्दाख का भी दे दिया, ठीक है। अच्छा, चलिए आगे देखते हैं। समटाइम्स द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स इंसेंटिव्स लाइक subsidized power, lower transport cost and other infrastructure so that industries may be located in backward areas। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है कि सरकार अपनी तरफ से कुछ इंसेंटिव्स देती है। इंसेंटिव्स का मतलब हो गया कुछ अलग अलग तरीके के छूट, ठीक है। अच्छा, और क्या छूट देती है, जैसे कि सब्सिडाइज्ड बिजली देगी, पावर का मतलब यहाँ पे बिजली से है, सब्सिडाइज्ड पावर देगी, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि गवर्नमेंट खुद अपने आप, जिन राज्यों के अंदर इंडस्ट्रियल इलाके कम थे और वहाँ पर सरकार ने उनको अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए, अपने इनकम जनरेट करने के लिए वहाँ पर स्पेशल इंडस्ट्रियल एरिया जनरेट करिए, ठीक है। स्पेशल इंडस्ट्रियल एरियाज बनाए गए, वहाँ पर जो है प्लॉट्स की कटिंग की गई, रोड बनाई गई और वहाँ पर बिजली उपलब्ध कराई गई। अब बड़ी बड़ी कंपनियों को इन्वाइट करने के लिए, क्योंकि कंपनी का अगर कहीं पर प्लांट लगा हुआ है, पहले से ही उनका प्लांट अगर मुंबई में लगा हुआ है, तो वो सपोज कीजिए आप सेटअप कर रहे हैं अपने पानीपत सिटी के अंदर, तो यहाँ पर क्यों आएंगे वो लोग? तो उसके लिए उनको कुछ प्रलोभन भी देना पड़ता है। जैसे कंपनीज को आपने सब्सिडाइज्ड बिजली दे दी कि ठीक है हम आपको बिजली दे देंगे, कम पैसों में बिजली दे देंगे, ठीक है, हम आपको लोअर ट्रांसपोर्ट इजीली अवेलेबल कराएंगे, यानी कि आपकी जो गाड़ियाँ निकलेंगी उनसे रोड टैक्स कम कर दिया जाएगा, या कुछ भी इस तरीके की गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं। पॉलिसीज़ तो मुझे नहीं मालूम कि कौन कौन सी पॉलिसी, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ड का मतलब क्या होता है देखिए, ठीक है, एक बार इसको अंडरलाइन करेंगे, इसका मीनिंग भी नोट डाउन कर लेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है अवसंरचना, ठीक है, यानी कि बनावट, ठीक है। अच्छा, आपको इंडस्ट्री बना रहे हैं तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, कैसे बना रहे हैं, मतलब उसमें बिल्डिंग मटेरियल्स लगेगा, रूम्स बनेंगे, तो उसमें सरकार अपनी तरफ से कुछ छूट दे देती है, ठीक है ना। अच्छा, तो इसलिए ये गवर्नमेंट कहाँ करती है? बैकवर्ड इलाके में करती है जहाँ पर इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं है। बैकवर्ड इलाके का मतलब यहाँ पर क्या है कि इंडस्ट्री डेवलप नहीं है, ठीक है। अच्छा, उनको प्लानिंग के साथ डेवलप करती है, ठीक है। जैसे आप आगे भी अभी पढ़ेंगे, अपने आगे हिस्ट्री के अंदर आने वाला है, चैप्टर्स आने वाले हैं कि जब न्यू दिल्ली बना तो वहाँ पर जब ब्रिटिश टाइम पर न्यू दिल्ली बनाया गया, ठीक है, यानी कि कोलकाता से कैपिटल को दिल्ली लेकर के आए, तब उन्होंने नई दिल्ली का निर्माण किया, क्योंकि पुरानी दिल्ली पहले से बना हुआ था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि दिल्ली बैकवर्ड इलाका था, नहीं, उन्होंने वेल प्लान्ड, ठीक है, अच्छे ढंग से सड़कें और उनके रहने के लिए घर, उनके लिए शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, यानी कि वेल डिज़ाइंड, ठीक है। अच्छा, पानी की निकासी, पानी देने की चीज़ें, जब पानी पीने का पानी देना है, वेस्ट मटेरियल को कैसे निकालना है, ये सब प्लानिंग के साथ बनाया गया, तो उसको न्यू दिल्ली कहते हैं। ऐसे ही इंडस्ट्रियल एरियाज़ में भी होता है, तो इंडस्ट्रियल एरियाज़ में भी गवर्नमेंट डेवलप करती है, पूरी तरीके से उनको सुविधाएं देती हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर क्या बताया, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या बताया मैंने आपको? अवसंरचना, ठीक है। अच्छा, तो यानी कि ये सब बातें आप समझ गए, ठीक है। 4-5 फैक्टर्स आ गए आपके सामने, बिजली देना और लोअर ट्रांसपोर्ट देना और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराना, ये सब गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है ताकि उस एरिया में
इंडस्ट्रीज डेवलप हो पाएँ। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफन लीड्स टू डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड सिटीज़। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, यानी कि जब कभी भी कहीं पर इंडस्ट्रीज डेवलप होती हैं तो उस एरिया में टाउन डेवलप होता है, शहर डेवलप हो जाता है, एक नया शहर बन जाता है। ठीक है। अच्छा, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बहुत साल पहले मोदी नगर नाम का एक शहर, जो कि आज एक मोदी नगर बहुत बड़ा शहर बस गया है। पहले मोदी नगर एक कस्बा हुआ करता था छोटा सा। तो वहाँ पर क्या था, मोदी नगर पड़ता है आपका मेरठ, और आपका जब आप गाज़ियाबाद की तरफ चलते हैं दिल्ली वाली रोड पर, दिल्ली से हरिद्वार की तरफ जब चलेंगे तो उस बेल्ट पर मोदी नगर आता है मेरठ के बाद। ठीक है। अच्छा, ऐसे ही कुछ आइडिया है, मुझे एग्जैक्टली लोकेशन याद नहीं है। मेरठ के बाद आता है, दिल्ली से चलने पर ये पहले आता है, आई डोंट नो एग्जैक्टली। ठीक है। अच्छा, तो वहाँ पर मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ कि वो एरिया जो था पहले छोटे सी जगह हुआ करती थी, क्योंकि वहाँ पर मोदी इंडस्ट्रीज़ डेवलप हुई। ठीक है। वहाँ पे मोदी टायर्स की कंपनी लगी, मोदी शुगर मिल लगा, मोदी स्पिनिंग मिल लगी। ठीक है। धागा बनाने वाली कंपनी लगी। ठीक है। अच्छा, और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ लगी वहाँ पर। तो जैसे जैसे वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लगी तो वहाँ पर लोगों को अब चाहिए क्या था, उनको रहने के लिए जगह चाहिए थी। तो धीरे धीरे करके जब उनको रोज़गार मिला तो उन्होंने आसपास के एरियाज़ में अपने रहने की जगह बना ली, वहाँ पे लोग रहने लगे। जब लोग रहने लगे तो वहाँ पर उनके जो बच्चे थे, उनके बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल चाहिए थे, वहाँ पे स्कूल्स बन गए। फिर उनको हॉस्पिटल्स की भी ज़रूरत थी तो वहाँ हॉस्पिटल्स बन गए। ठीक है। तो इस तरीके से करते करते फिर मार्केट बन गई, और करते करते वहाँ पर पूरा एक बहुत बड़ा शहर बस गया। ठीक है। अच्छा, तो इस तरीके से जब भी कभी कहीं पर इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो वहाँ पर बहुत बड़ा शहर बस जाता है। इसका एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। इसका एक और अच्छा एग्जाम्पल है मुंबई। ठीक है। मुंबई के अंदर बहुत सारी इंडस्ट्रीज डेवलप हुई। जब वहाँ पर इंडस्ट्री डेवलप हुई तो मुंबई एक बहुत बड़ी जो है एक शहर बस गया। धीरे धीरे करके वहाँ आबादी बसती चली गई। ठीक है। और बहुत बड़े बड़े अब वहाँ पर उद्योग चलने लगे। तो उसके लिए वहाँ पर उनको चलाने के लिए सपोर्टिंग चीज़ें होती हैं। ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बता दिया कि वहाँ पर जो है वहाँ पे लोग जो रहते हैं उनको रहने के लिए मॉल्स चाहिए, शॉप्स चाहिए। ठीक है। हॉस्पिटल्स चाहिए, स्कूल्स चाहिए, बैंक्स चाहिए, वो सब वहाँ पे डेवलप होता चला गया। फिर इतना कंपटीशन क्रिएट हो गया कि बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा, अब हर इंडिया का बड़े से बड़ा बैंक वहाँ पे अवेलेबल है, स्कूल कॉलेजेस अवेलेबल हैं। तो एक पूरा एक बड़ा शहर बस गया। आगे समझ में आपको क्लियर है बात? चलिए आगे चलते हैं। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जहाँ पे भी इंडस्ट्रीज बनती हैं वहाँ पर एक बहुत बड़ा शहर बस जाता है। देखिए, अब देखिए आप लोकेशन फैक्टर्स ऑफ इंडस्ट्री फॉर इंडस्ट्रीज, ये आपको रिवाइज करने के लिए है। ठीक है। आप रिवीजन कर सकते हैं, इसको रिवाइज कर लीजिए। कई बार अगर ये कम मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो आप इसको फैक्टर्स को लिख सकते हैं। ये फैक्टर्स देखिए दोबारा से, तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, मार्केट, पावर, लैंड एंड ट्रांसपोर्ट। तो ये फैक्टर्स अफेक्टिंग होते हैं। ये फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे किसी भी फैक्ट्री को या इंडस्ट्री को लोकेट करने के लिए आप कहाँ पे डेवलप कर रहे हैं। ठीक है। ये फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। राइट। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, अब देखिए इंडस्ट्रियल सिस्टम। ठीक है। अच्छा, यानी कि औद्योगिक कार्यप्रणाली। ठीक है। क्या है औद्योगिक कार्य प्रणाली? आइए जानते हैं इसके बारे में। देखिए, एन इंडस्ट्रियल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ इनपुट्स, प्रोसेसेस एंड आउटपुट्स। इंपॉर्टेंट लाइन है और 1 या 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, क्या है कि आपसे पूछ लेंगे कि व्हाट इज इंडस्ट्रियल सिस्टम, तो आपने बताना है कि एन इंडस्ट्रियल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ इनपुट्स, प्रोसेस एंड आउटपुट्स। यानी मतलब क्या हुआ बात का, यानी कि कोई भी जब कोई फैक्ट्री काम करती है, कोई इंडस्ट्री काम करती है, तो उसमें क्या होता है, उसके अंदर इनपुट होता है। इनपुट क्या है? इनपुट होता है रॉ मटेरियल। ठीक है। रॉ मटेरियल इनपुट है या लेबर उसका इनपुट हुआ। ठीक है। उसके बाद प्रोसेस, और बाद में प्रोसेस का मतलब अब काम को कैसे फाइनल प्रोडक्ट बनाया जाएगा, और जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो होता है आउटपुट्स। ये सेम लाइक इट जैसे आप कंप्यूटर में काम करते हैं, जैसे कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में भी ऐसे होता है ना, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट्स। ठीक है। अच्छा, उसी तरीके से है। अच्छा देखिए, इन द इनपुट्स आर द रॉ मटेरियल्स, लेबर एंड कॉस्ट ऑफ लैंड, ट्रांसपोर्ट, पावर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर्स। इनपुट में कौन कौन सी चीजें आती हैं?
अगर आपको कोई फैक्ट्री लगानी है तो आपको चाहिए रॉ मटेरियल, आपको चाहिए काम करने वाले वर्कर्स, उनको बोलते हैं लेबर, ठीक है। कॉस्ट यानी मनी, ठीक है। अच्छा, ऑफ लैंड, आपको ज़मीन खरीदनी पड़ेगी। उसके बाद ट्रांसपोर्ट, क्योंकि सामान बनाने के बाद अपने लिए तो कंज्यूम करोगे नहीं, कंज्यूम तो कस्टमर करेंगे ना। कस्टमर्स तो अब आपकी फैक्ट्री में थोड़ी आएंगे लेने के लिए, आपको कस्टमर्स तक पहुंचाना पड़ेगा। आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे आप जो है आमतौर पर जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो बहुत बड़े बड़े लेवल पर इंडस्ट्रीज डेवलप हुई, वो समुद्री इलाकों के आसपास डेवलप होती चली गई। बहुत पुराने टाइम की बात बता रहा हूँ, ठीक है। क्यों हुई समुद्री इलाकों के आसपास डेवलप? क्योंकि तब व्यापार करने के लिए समुद्री रास्ते को इस्तेमाल किया जाता था। आज भी किया जाता है समुद्री रास्ते का इस्तेमाल, ठीक है। मगर पहले टाइम में समुद्र के रास्ते से ही व्यापार करते थे। तो जैसे आपको मैं फेमस पोर्ट्स के नाम बताता हूँ, यानी कि जहाँ पर सामान उतरता है, पोर्ट्स, तट, ठीक है। अच्छा, विशाखापट्टनम, मुंबई, चेन्नई, ये पोर्ट्स के नाम हैं, ठीक है। ये डेवलप क्यों हुए? क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्रीज डेवलप इसीलिए हुई क्योंकि यहाँ से आसानी से सामान पहुँचाया जा सकता था, ठीक है। अच्छा, ठीक है, देखिए आगे चलते हैं। द प्रोसेस इंक्लूड a wide range of activities that convert the raw material into finished products। अब प्रोसेस क्या है? प्रोसेस है इसका मतलब हुआ कि ऐसी एक्टिविटी करना जिसके अंदर आप रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं फिनिश्ड प्रोडक्ट में, इसको बोलते हैं प्रोसेस। और आउटपुट क्या है? आउटपुट इज एंड प्रोडक्ट, ठीक है। एंड द इनकम अर्न्ड फ्रॉम इट, वो आउटपुट है। आउटपुट में दो चीज आ गई, एक तो एंड प्रोडक्ट और इनकम, इनकम अर्न्ड यानी कितना मनी कमाया, ठीक है। अच्छा, इसको बोलेंगे आउटपुट, राइट। इन केस ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, अब देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जाम्पल देके बता रहा है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यानी कपड़ा उद्योग, कपड़ा उद्योग का एग्जाम्पल देके बता रहे हैं, समझ रहे हैं आप? देखिए, इन केस ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री द आउट इनपुट्स मे बी कॉटन। देखिए अब यहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कौन कौन से इनपुट हो गए? कॉटन होगा, क्योंकि रॉ मटेरियल कॉटन है। ह्यूमन लेबर, लेबर तो काम करेगा, इंसान काम करेगा। फैक्ट्री, वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ठीक है, यानी कि सामान को यहाँ से वहाँ पहुँचाने का खर्चा या किस तरीके से आप पहुँचाते हैं। अच्छा, ये हो गया इनपुट। द प्रोसेस इंक्लूड, अब प्रोसेस कौन कौन से हैं? हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर जो टर्म्स आ रही हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। देखिए, द प्रोसेस इंक्लूड गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग एंड प्रिंटिंग। ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं उसके प्रोसेस हैं, ठीक है। गिनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गिनिंग? क्वेश्चन आ सकता है इंटरनल में। तो गिनिंग का मतलब क्या है? सेपरेशन ऑफ फाइबर्स फ्रॉम सीड्स, यानी कि जब कॉटन जब मिलती है तो कॉटन के पौधे में से जो एक उसका एक, मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये पौधा है सपोज कीजिए, तो पौधे में से जो डंडी लगी हुई है तो ये इसमें एक फूल बनता है ऐसे करके गोल, ठीक है। इस गोल फूल में आपका रुई होती है भरी हुई, इसको बल्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बल्ब, ठीक है। बल्ब वो वाला बल्ब नहीं जो घर में जलाते हो बिजली देने वाला, ये बल्ब कॉटन के पौधे वाला बल्ब है, ठीक है। इसके फूल को बल्ब कहते हैं। इस बल्ब को, ये बल्ब फूट जाता है, ठीक है। फूट जाने का मतलब इसकी जो साइड की कवरिंग होती है, ठीक है, जिनको कि हम स्टेपल्स बोलते हैं, ठीक है, वो स्टेपल्स, ठीक है, प्लांट की साइड कवरिंग, सपोर्टिंग कवरिंग जो होती है वो स्टेपल्स कहलाती हैं। स्टेपल्स जो होती हैं वो हट जाती है, और जब स्टेपल हट जाती है तो एक कॉटन का बहुत बड़ा गुच्छा निकलता है। अब उस गुच्छे में होता यह है कि उसके अंदर बीज इंक्लूड होते हैं, बीज, जिनको बिनोले बोलते हैं, बिनोले। इसको जानवरों को भी देते हैं खाने के लिए, ठीक है। अब इस बीज में से क्या करते हैं, इस बीज में से कॉटन अलग कर लेते हैं और बीज को अलग कर लेते हैं। तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? गिनिंग कहते हैं, ठीक है। सेपरेशन ऑफ फाइबर्स फ्रॉम सीड्स इज कॉल्ड गिनिंग। गॉट इट? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारी है स्पिनिंग। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पिनिंग? ट्विस्टिंग द फाइबर्स एंड मेकिंग देम इनटू yarn और थ्रेड्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। यानी कि जो फाइबर मिले हैं, यानी कि जो रुई मिली है,
उसको ट्विस्ट करना। ट्विस्ट करने का मतलब उसको, उसकी जैसे हम बत्ती नहीं बनाते, आपने देखा होगा आपके घर में कभी दिया जलाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, कॉटन का एक गुच्छा होता है पूरा एक, और उसमें से आप उसको बंडल कहते हैं एक्चुअली, बंडल। तो कॉटन का एक बंडल होता है, उस बंडल में से थोड़ी सी कॉटन निकालते हैं। अब वो बत्ती की शेप की थोड़ी होती है, तो बत्ती की शेप की बनाने के लिए कैसे करते हैं, देखिए ऐसे ऐसे करते हैं, इस तरीके से ऐसे हाथों से मसलते हैं, स्पिनिंग, इसको बोलते हैं स्पिनिंग एक्चुअली में। अब ये तो कॉटन इंडस्ट्री इतनी बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री काम कर रही है, हाथों से थोड़ी होएगा काम, नहीं होएगा, ठीक है। तो इसके लिए मशीन्स काम करती है। तो वहाँ पर उससे एक पतला पतला धागा बन जाता है। अब जो आप हाथों से बत्ती बनाते हो इस तरीके से, वो तो एक मोटा धागा बनता है, मोटी सी बनती है बत्ती तो, है ना, बट धागा तो देखा होगा आपने कितना पतला बारीक होता है। एक्चुअली में वो उसको कॉटन फाइबर को स्पिनिंग करके ही बनाया जाता है, राइट। अच्छा, तो जो, और उसको धागे को यान भी कहते हैं, क्या कहते हैं, यान, ठीक है, YARN, यान, ठीक है। यान कहिए या थ्रेड कहिए, एक ही बात होती है, ठीक है। अच्छा, स्पिनिंग यानी कि जो फाइबर है उनसे धागा बनाना। अब ये काम भी मशीन करती है, हाथों से नहीं होता। उसके बाद चलते हैं, नेक्स्ट जो डेफिनेशन आ रही है वो है वीविंग। वीविंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वीविंग? थ्रेड्स आर इंटरलेक्टेड at right angles to form a fabric or cloth। क्या मतलब हुआ बात का? मतलब ये हुआ कि जो धागे हैं उन धागों को सही एंगल पे रखना, यानी राइट एंगल पे रखना। जैसे राइट एंगल पे रखा, ऐसे ये राइट एंगल पे रख रहे हैं, ठीक है। अब ये हुआ, इसके लिए इसके इस तरफ दूसरी तरफ अपोजिट डायरेक्शन में रखेंगे तो कैसे होगा, ऐसे, ये राइट एंगल हो गया, एक दूसरे के अपोजिट हो गए, ठीक है। अच्छा, राइट एंगल का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। अच्छा, तो राइट एंगल पर रखते हैं तो इस तरीके से एक क्लोथ बन जाता है, ठीक है, फैब्रिक बन जाता है। तो वेविंग का मतलब हो गया फाइनल कपड़ा बनाना, वेविंग का मतलब कपड़ा बन गया। अब चलते हैं डाइंग। डाइंग का मतलब क्या होता है, उसको जो कपड़ा बनता है उसको जो है ब्लीच करते हैं, ठीक है, यानी कि उसके अंदर पहले उसको वाइट में बदलते हैं प्रॉपरली, और फिर उसको डाइंग कहते हैं, और फिर होता है प्रिंटिंग, फाइनली फिर उसको प्रिंट किया जाता है, ठीक है। अच्छा, वैसे डाइंग का मतलब है रंगाई करना, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ यही नहीं है कि व्हाइट में कन्वर्ट करते हैं, नहीं, उसके अंदर हो सकता है कोई डिफरेंट कलर भी कर दिया जाए, ठीक है। जैसे येलो कलर कर दिया गया, ब्लू कलर कर दिया गया, व्हाटएवर कोई भी कलर कर देंगे तो वो डाइंग हो गया। अब चलते हैं प्रिंटिंग। प्रिंटिंग का मतलब उसमें छपाई करना, ठीक है। अच्छा, अब छपाई में आप देखते हो ना अलग अलग डिजाइन बने हुए होते हैं, है ना, तो वो प्रिंटिंग है। इस तरीके से ये सब प्रोसेस होते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री के। अब आप समझ में आ गया, इंटरनल क्वेश्चंस आ सकते हैं इनमें से, ठीक है। अच्छा, एक बात और है, अच्छा पहले चलो आगे कंटिन्यू कर लेते हैं, बाद में बताता हूं। द आउटपुट्स इज द शर्ट यू वेयर। अब आउटपुट क्या है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, वो है शर्ट जो आप पहनते हैं, ठीक है, वो आउटपुट हो गया, ठीक है। अच्छा चलिए, और अब मैं आपको 2 वर्ड भी दे रहा हूँ, 2-3 वर्ड दे रहा हूँ, आपको उनके मतलब भी बताने हैं, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना है अपने एडमिशन नंबर के साथ। वर्ड है, पहला वर्ड है फार्मास्यूटिकल्स। अब अगर आपने कल की वीडियो देखी होगी तो आपको फार्मास्यूटिकल का मतलब पता होगा, ठीक है। मैंने फार्मास्यूटिकल का मतलब वहाँ बताया था इससे प्रीवियस वीडियो में, यानी पार्ट 1 में, तो वहाँ से आप मीनिंग देख सकते हैं। फार्मास्यूटिकल और इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर का मीनिंग आज ही बताया है, तो आप मीनिंग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के मुझे बताएंगे, राइट। चलिए आगे चलते हैं। एक्टिविटी, फाइंड आउट द इनपुट्स, आउटपुट्स एंड प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ लेदर शू। अब आपके जो लेदर शू बनता है उसका इनपुट क्या है, उसका आउटपुट क्या है और उसका प्रोसेस क्या है, वो कंप्लीट बताना है आपने, ठीक है। ये एक्टिविटी आप अपनी नॉलेज के लिए कर सकते हैं। वैसे आपकी नॉलेज के लिए भी बता दूं कि बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री, ठीक है, जो आपके नज़दीक के शहर में यहाँ पर है लगी हुई, लिबर्टी, ठीक है, बहुत बड़ी शू बनाने वाली कंपनी है। तो आप चाहें तो किसी से पूछ सकते हैं, पता कर लीजिए, आपकी नॉलेज गेन होती है बेटा, अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए हमेशा करना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको पता चले तो जरूर पता करेंगे, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। इंडस्ट्रियल रीजन्स। Industrial regions emerge when a number of industries locate close to each other and share the benefits of their closeness. औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र क्या है? अब मैंने आपको पहले ही बताया था, जहाँ पे फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज सेटअप की जाती हैं उनको क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल रीजन्स कहते हैं, ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है। अब हम बात इंडस्ट्रियल रीजन्स की कर रहे हैं, औद्योगिक क्षेत्र की बात कर रहे हैं। अच्छा, इंडस्ट्रियल रीजन्स emerge when a number of industries,
ठीक है। औद्योगिक क्षेत्र कब बनता है? जब बहुत सारी फैक्ट्रीज, ठीक है, आपस में एक दूसरे के नज़दीक बन जाती हैं, ठीक है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था सिडकुल, मैंने आपको एग्जांपल दिया था डंडारी कला इंडस्ट्रियल एरिया इन लुधियाना, सिडकुल इंडस्ट्रियल एरिया इन हरिद्वार, मैंने आपको एग्जांपल भी दिए थे। अच्छा, तो इस तरीके से हैं। तो आप ये जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, ठीक है, ये इंडस्ट्रियल एरियाज़ जो होते हैं, यहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्रीज आपस में एक दूसरे के नज़दीक लगती हैं, ठीक है। अच्छा, तो आगे देखो, मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड आर ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न एशिया। ये वर्ल्ड वाइड बात कर रहा है, ठीक है, पूरी दुनिया की बात हो रही है यहाँ पर कि पूरी दुनिया में इंडस्ट्रियल एरियाज कहाँ हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न एशिया, ठीक है, ये इंडस्ट्रियल एरियाज हैं। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स टेंड टू द लोकेटेड इन द टेम्परेट एरियाज नियर सी पोर्ट्स एंड स्पेशली नियर कोल फील्ड्स। यानी कि जो मुख्यतः इंडस्ट्रियल एरियाज जो होते हैं वो हैं टेम्परेट एरियाज में, उष्णकटिबंधीय इलाके, ठीक है, समुद्री इलाके, समुद्री जहाँ तट होते हैं, समुद्री पोर्ट्स, और स्पेशली जहाँ पर कोल फील्ड्स होती हैं। कोल फील्ड्स यानी कि जहाँ पर कोयले की खदान होती हैं, ताकि आसानी से फैक्ट्री में चलने वाली जो ऊर्जा की ज़रूरत है वो ऊर्जा की ज़रूरत पूरी की जा सके, ठीक है। अच्छा, देखिए आप यहाँ पर मैप देख सकते हैं। ये मैप के क्वेश्चन आ सकता है, मैप में आपसे पूछ सकते हैं कि एक दिन मैं आपको एक्टिविटी भी कराऊंगा मैप की, तो उसमें आपने देखिए आपको क्वेश्चन आ सकता है कि आपने डैश डैश जो भी क्वेश्चन में देंगे, इन एरियाज जो कि इंडस्ट्रियल एरियाज हैं इनको फिल करिए मैप के अंदर। तो आपको फिल करना पड़ेगा, ठीक है। अब देख ही लीजिए आप, क्योंकि बहुत बारीक लिखा हुआ है, बट आप पढ़ सकते हैं। कुछ एरियाज के नाम मैं बता देता हूँ। मुंबई जो कि इंडिया में है, चेन्नई इंडिया में है, ठीक है, बीजिंग चाइना में है, ठीक है। अच्छा, और भी बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं, नैरोबी है, अच्छा, और जो है आपका अफ्रीका, डरबन जो कि साउथ अफ्रीका, केप टाउन जो कि साउथ अफ्रीका में है, ठीक है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारे जगहों के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आप अपनी बुक से और इसको पिक्चर को क्लोज करके जूम करके आप देख लीजिएगा, राइट बेटा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, इंडिया हैज़ सेवरल इंडस्ट्रियल रीजन्स लाइक मुंबई, पुणे क्लस्टर, बेंगलोर तमिलनाडु रीजन, हुगली रीजन, अहमदाबाद बड़ोदरा रीजन, और छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट, विशाखापट्टनम गुंतर बेल्ट, गुड़गांव दिल्ली मेरठ रीजन एंड द कोल्लम तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल क्लस्टर। ये इंडिया के इंडस्ट्रियल एरियाज़ के नाम बताए गए हैं, ठीक है। अब ये इंडिया के हैं तो ये तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। इंटरनल क्वेश्चंस में बिल्कुल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं। आपके सबसे नज़दीक का जो एरिया का नाम आया है वो देखिए, आपको खुशी होगी, आपके एरिया का नाम आ रहा है, देखिए गुड़गांव, ठीक है। गुड़गांव का नया नाम क्या है? गुरुग्राम, ठीक है, नया नाम अब गुरुग्राम है। गुरुग्राम दिल्ली मेरठ, बुक पुरानी है इसलिए गुड़गांव लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, बाकी भी इंडिया के एरियाज़ हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट करेंगे आज के जो मैंने आपको वर्ड्स दिए, ठीक है। तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं एंड करते हैं, ठीक है। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।